नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 24 फरवरी। द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट खबर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उससे एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। और कोट है, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और ये कथन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, संकल्प योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे अक्टूबर 2017 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। 2. इसका मूल लक्ष्य उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार करना था। या 3. योजना की अवधि को मार्च 2023 से बढ़ाकर मार्च 2024 तक किया गया। आपको बताना था उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। आपके पास 4 ऑप्शन है, A केवल 1 और 3, B केवल 2, C केवल 1, D 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प A केवल 1 और 3। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की पहली न्यूज को। न्यूज है, सेंटर अनवील्स पॉलिसी टू टैकल टेरर थ्रेट्स। ये जो टॉपिक है GS पेपर 2 इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है और इस लिहाज से ये न्यूज समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो केंद्र सरकार ने देश की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति, जिसका नाम है प्रहार, इसे जारी किया है। अब इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने तैयार किया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है भारत को जल, थल और वायु तीनों मोर्चों पर मौजूद आतंकवादी खतरों से सुरक्षित करना और आतंकवाद की पूरी इकोसिस्टम को खत्म करना। अब एक बार इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। तो अमित शाह ने 7 नवंबर 2024 को इसकी घोषणा की थी कि आतंकवाद और उसके तंत्र से लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है। 22 अप्रैल 2025 की बात करें तो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सभी राज्यों की आतंकवाद विरोधी इकाइयों के साथ बैठकें की और उन्हें ऐसे हमलों को रोकने और उनसे बचाव के लिए उठाए गए उपायों को बताया। अब समझते हैं कि ये नीति क्यों जरूरी है। तो रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत को केवल सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद ही नहीं बल्कि साइबर हमलों, ड्रोन, डार्क वेब, क्रिप्टो फंडिंग और आधुनिक तकनीकों के जरिए भी खतरा है। आपराधिक हैकर और कुछ राष्ट्र राज्य साइबर हमलों के माध्यम से भारत को निशाना बना रहे हैं। साथ ही बिजली, रेलवे, विमानन, बंदरगाह, रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों को राज्य और गैर राज्य तत्वों से खतरा है और इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए विशेष क्षमताएं विकसित की जा रही हैं। नीति में यह भी कहा गया है कि भारत लंबे समय से सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। जिहादी आतंक संगठन और उनके सहयोगी भारत में हमलों की योजना बनाते और उन्हें अंजाम देने की कोशिश करते। वैश्विक आतंकी संगठन जिसमें कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट है, ये भी भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर चुके हैं। खासकर स्लीपर सेल के माध्यम से पंजाब और जम्मू कश्मीर में ड्रोन जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल हथियार और नशीले पदार्थ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। और आतंकी संगठन अब संगठित आपराधिक नेटवर्क के साथ मिलकर लॉजिस्टिक्स और भर्ती का काम भी कर रहे हैं। इसी के साथ आतंकी संगठन अब सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का उपयोग प्रचार और भर्ती के लिए कर रहे हैं। एन्क्रिप्शन, डार्क वेब और क्रिप्टो वॉलेट के जरिए फंडिंग कर रही हैं। ड्रोन और रोबोटिक्स का दुरुपयोग कर रही हैं। रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु सामग्रियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी आधुनिक खतरे आतंकवाद विरोधी एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी के साथ यह नीति स्पष्ट करती है कि भारत आतंकवाद को किसी धर्म, जाति या राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ता। और ये जो पूरी नीति है, इसके प्रमुख उद्देश्य की भी बात कर लेंगे तो सभी प्रकार के आतंकवादी कृत्यों को अपराध घोषित करना, आतंकवादियों, उनके वित्तपोषकों और समर्थकों को धन, हथियार और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच से वंचित करना, जांच के हर चरण में कानूनी विशेषज्ञों को शामिल करके मजबूत केस तैयार करना, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना, सभी राज्यों में एक समान आतंकवाद विरोधी ढांचा तैयार करना। अब इसके सकारात्मक पक्ष की बात कर ले तो पहली बार एक समग्र राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया गया है। राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय होगा। टेक्नोलॉजी आधारित खतरों को स्वीकार किया जाएगा। साथ ही साथ कट्टरता रोकने में समाज की भूमिका भी निभाई जा सकेगी। हालांकि इससे संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि राज्यों के बीच समन्वय में व्यवहारिक कठिनाई देखने को मिल सकती है। साइबर स्पेस में निगरानी और निष्ठा के बीच संतुलन बनाना काफी जटिल कार्य है। ड्रोन और एन्क्रिप्शन तकनीक पर पूर्ण नियंत्रण की कठिनाई है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में राजनीतिक बाधाएं भी उपलब्ध है। और इसी के साथ प्रहार नीति भारत की सुरक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह केवल आतंकवाद के खिलाफ सैन्य या पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह फंडिंग, तकनीक, वैचारिक कट्टरता और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क सभी स्तरों पर कार्रवाई की बात करती है। अगर इसका प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो यह भारत की आंतरिक सुरक्षा संरचना को और अधिक संगठित, आधुनिक और समन्वित बना सकती है। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को।
न्यूज है व्हाट्सएप टेल्स SC इट डज नॉट शेयर डेटा विद मेटा। तो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यानी व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह कहना पूरी तरीके से सही नहीं है कि वह अन्य मेटा प्लेटफॉर्म के साथ यूजर का डेटा साझा कर रहा है। अब कंपनी ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह अपनी मूल कंपनी यानी कि मेटा प्लेटफॉर्म के साथ डेटा साझा करने के संबंध में उपयोगकर्ता की सहमति से जुड़े निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करेगी। और इसी के साथ यह मामला 213.14 करोड़ रुपए के जुर्माने से जुड़ा है, जिसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI ने लगाया था और जिसे बाद में नेशनल कंपनी लॉ एपिलिएट ट्रिब्यूनल यानी कि NCLAT ने बरकरार रखा। अब समझते हैं कि मामला शुरू कैसे हुआ, इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। तो 2021 में व्हाट्सएप ने अपनी नई गोपनीयता नीति लागू की थी और इस नीति में यह प्रावधान था कि कुछ प्रकार का डेटा मेटा के साथ साझा किया जा सकता है। अब CCI ने इस नीति को मानो या छोड़ दो यानी कि टेक इट और लीव इट वाला रवैया बताया। उपयोगकर्ता को सेवा जारी रखने के लिए नई शर्तें मानने को मजबूर किया। मेटा के साथ डेटा साझा करने के लिए ली गई सहमति स्वतंत्र और वास्तविक नहीं थी और इसी आधार पर CCI ने 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। अब अपील में NCLT ने कहा कि यह मूल सिद्धांत यह होना चाहिए कि उपयोगकर्ता की पसंद बहाल की जाए। उसने कहा कि उपयोगकर्ता को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि कौन सा डेटा एकत्र होगा, किस उद्देश्य से होगा, कितने समय तक रखा जाएगा। गैर जरूरी डेटा संग्रह या विज्ञापन जैसे कि क्रॉस उपयोग के लिए स्पष्ट और वापस ली जा सकने वाली सहमति आवश्यक होगी। हालांकि NCLAT ने विज्ञापन के लिए डेटा साझा करने पर लगाए गए 5 साल के पूर्ण प्रतिबंध को अनावश्यक बताया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है। व्हाट्सएप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह कहा कि कंपनी की तकनीक स्पष्ट है और गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सुरक्षित है, कानून के उल्लंघन का सवाल नहीं उठता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 यानी कि DPDP एक्ट ने गोपनीयता संबंधी चिंताओं का व्यापक समाधान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले की सुनवाई में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह लाखों मूक उपभोक्ताओं के निजता का उल्लंघन नहीं होने देगा। अब समझते हैं कि मूल विवाद क्या है। तो ये जो मामला है वो केवल गोपनीयता का नहीं है। CCI की ओर से कहा गया कि यह प्रतिस्पर्धा कानून का भी मामला है। यहाँ 2 अलग अलग पहलू हैं। पहला है निजता और डेटा सुरक्षा का और दूसरा है बाजार में प्रभुत्व का दुरुपयोग। यानी कि सवाल ये है कि क्या एक बड़ी डिजिटल कंपनी अपनी मजबूत बाजार स्थिति का उपयोग करके उपभोक्ताओं को डेटा साझा करने के लिए मजबूर कर सकती है। ये मामला भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करेगा कि बड़ी टेक कंपनियां डेटा का उपयोग कैसे करेंगी, उपयोगकर्ता की सहमति कितनी स्वतंत्र मानी जाएगी, गोपनीयता और प्रतिस्पर्धा कानून के बीच संतुलन कैसे माना जाएगा। और इसी के साथ ये टॉपिक GS पेपर 3 इकोनॉमी और साथ ही साथ GS पेपर 2 पॉलिटी से भी जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज़ को। तो न्यूज़ है व्हाट हैपेंस टू इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट्स $500 बिलियन US इंपोर्ट गोल। यानी कि ये जो टॉपिक है ये आपका GS पेपर 2 IR से जुड़ा है और साथ ही साथ GS पेपर 3 इकोनॉमी से भी जुड़ा है। तो न्यूज़ को हम समझ लेंगे। तो भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौता होना था और उसे अंतिम रूप देने के लिए भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल जो है वो 23 से 25 फरवरी को वाशिंगटन जाने वाले थे, लेकिन यह यात्रा आखिरी समय में टाल दी गई। पहले यह समझौता मार्च के मध्य से अप्रैल की शुरुआत तक लागू हो सकता है, लेकिन अब बैठक को आपसी सहमति से आगे बढ़ाने की तारीख पर शिफ्ट कर दिया गया है। और इसी बीच अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जिससे राष्ट्रपति की एक तरफा टैरिफ लगाने की शक्ति सीमित हो गई है। इन दोनों घटनाओं का सीधा असर भारत के रूस और अमेरिका से होने वाले आयात पर पड़ सकता है। अब इसे विस्तार से समझते हैं। तो अमेरिका पहले कार्यकारी आदेश के जरिए टैरिफ में बदलाव कर सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर रूस से तेल खरीदने पर भारत पर कोई दंड लगाना है तो उसके लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी। अब विशेषज्ञों का यह कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास अब ऐसा स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है जिससे वे अकेले रूस से तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ लगा सके। हालांकि सैद्धांतिक रूप से शुल्क दोबारा लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कांग्रेस का समर्थन जरूरी होगा। आपको बता दें कि 6 फरवरी को रूस से तेल आयात पर लगाए गए शुल्क पहले ही हटा दिए गए थे। अब आंकड़ों की बात करते हैं। तो दिसंबर 2025 की बात करेंगे तो दिसंबर 2025 में भारत के द्वारा रूस से आयात किए गए कच्चे तेल का मूल्य 38 महीनों के निचले स्तर पर आ गया। रूस की हिस्सेदारी 1 महीने पहले के 34% से घटकर 25% पर आ गई। वहीं अमेरिका से तेल आयात दिसंबर 2024 की तुलना में लगभग 31% बढ़ गया है। भारत ने दिसंबर 2025 में अमेरिका से औसतन $506.7 प्रति टन की कीमत पर तेल खरीदा, जो उसी महीने की रूसी तेल से लगभग 8% महंगा था।
इसका मतलब ये है कि भारत ने अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदा, लेकिन वह सस्ता नहीं था। अब सवाल है कि 500 अरब डॉलर की अमेरिकी आयात लक्ष्य का क्या होगा। तो भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर की ऊर्जा उत्पाद, एलपीजी, एलएनजी, विमान और उनके पुर्जे, कीमती धातुएं, टेक्नोलॉजी उत्पाद और कोकिंग कोयला आयात करना चाहता है। कई चीजें जैसे कि डेटा सेंटर और क्वांटम कंप्यूटिंग के उपकरण भारत में नहीं बनते, इसलिए उन्हें आयात करना जरूरी है। अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का आयात 117% बढ़कर लगभग 2.1 अरब डॉलर हो गया। दूरसंचार उपकरणों का आयात 25% और जैविक रसायनों का आयात लगभग 34% बढ़ा है। अंतरिम समझौते में देरी का असर यह होगा कि अमेरिका से आयात पर शुल्क कम करने की प्रक्रिया भी टल जाएगी। इससे एक तरफ भारतीय निर्माताओं को राहत मिल सकती है, क्योंकि उन्हें तुरंत सस्ते अमेरिकी आयात से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर जिन उत्पादों की भारत को जरूरत है वे तब तक महंगे रहेंगे जब तक शुल्क कम नहीं होते। कुल मिलाकर अभी रूस से तेल आयात पर तुरंत कोई बड़ा खतरा नहीं दिख रहा है और 500 अरब डॉलर का अमेरिकी आयात लक्ष्य भी बना हुआ है। लेकिन दोनों ही मामलों में आगे की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका की राजनीतिक और व्यापार वार्ताएं किस दिशा में जाती हैं। और इतना समझने के बाद आगे बढ़ेंगे अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है कैनेडियन पीएम अराइविंग ऑन फरवरी 27 फॉर ट्रेड टॉक्स, और ये टॉपिक है जीएस पेपर 2 आईआर और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेटेड है। न्यूज को समझ लेते हैं। तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 27 फरवरी को मुंबई पहुंचेंगे और 2 मार्च को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। ये दौरा भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान की 10 दिवसीय हिंद प्रशांत यात्रा का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य व्यापारिक संबंधों में विविधता लाना और नई रणनीतिक साझेदारियां बनाना है। भारत और कनाडा के संबंध 2023 के बाद से काफी तनावपूर्ण रहे। इसका मुख्य कारण क्या था? खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या का मामला। कनाडा की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि इस हत्या में भारतीय एजेंटों की भूमिका हो सकती है। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था। अब इस विवाद के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा, व्यापार वार्ताएं धीमी पड़ गई, आपसी बयानबाजी तीखी हो गई। अब जून 2025 में कनाडा में आयोजित G7 समिट 2025 के दौरान मोदी और कार्नी की मुलाकात ने संबंध सुधारने की प्रक्रिया शुरू की। अब यह यात्रा उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास मानी जा रही है। तो समझते हैं मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कनाडा अपनी इंडो पैसिफिक नीति के तहत भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मजबूत संबंध करना चाहता है। भारत के साथ बातचीत में जो मुख्य मुद्दे होंगे वो व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता होगा, ऊर्जा सहयोग होगा, प्रौद्योगिकी और एआई होगी, रक्षा व रणनीतिक साझेदारी इसमें शामिल है। अब कनाडा अपने व्यापार को विविध बनाना चाहता है ताकि वह केवल अमेरिका या चीन पर निर्भर न रहे। भारत उसके लिए एक बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। और इसी के साथ हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कनाडा का दौरा किया था और दोनों देशों के अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन सहयोग के लिए एक साझा कार्य योजना पर सहमति जताई, जो कि संकेत देता है कि दोनों देश संवेदनशील मुद्दों को पीछे छोड़कर व्यवहारिक सहयोग की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। कनाडा की ओर से भी संकेत मिले हैं कि निज्जर मामले से जुड़े कुछ साक्ष्यों के खुलासे को रोका जा सकता है अगर वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। और ये पूरी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कनाडा ने हाल ही में चीन के साथ भी व्यापारिक संबंधों को आंशिक रूप से सामान्य किया है। वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन हो रहा है। महत्वपूर्ण खनिज और एआई जैसी तकनीकें रणनीतिक महत्व प्राप्त कर चुकी हैं। हालांकि भारत के लिए ये एक अवसर भी है। क्योंकि निवेश आकर्षित करने का एक अच्छा मौका है। ऊर्जा और तकनीक में सहयोग बढ़ाने का अच्छा अवसर है। वैश्विक मंचों पर भी इससे समर्थन मजबूत होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री की ये यात्रा केवल व्यापार वार्ता नहीं है, बल्कि 2 वर्षों में जो दोनों देशों के बीच संबंध खराब हुए थे उनको सुधारने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और अगर ये यात्रा सकारात्मक रहती है तो भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी मजबूत होगी, सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन में दोनों देशों की भूमिका और मजबूत होगी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे अगली न्यूज को। न्यूज है टॉप कोर्ट 6 सेंटर्स रिस्पॉन्स ऑन प्रपोजल टू टैकल एयर पॉल्यूशन। ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो न्यूज को समझ लेते हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर एक अहम कदम उठाया है। अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या दिल्ली एनसीआर में से कोयला आधारित उद्योगों को बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह इस सुझाव पर विचार करने को तैयार है कि दिल्ली से 300 किलोमीटर के दायरे में अब कोई नया कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट स्थापित न किया जाए। और ये सुझाव वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM के द्वारा दिया गया है। ये मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ के सामने आया। अदालत ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
बिजली मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय से इस प्रस्ताव का जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए दीर्घकालिक उपाय जरूरी हैं और कोयला आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्रों से होने वाला उत्सर्जन दिल्ली एनसीआर की हवा को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। अब सबसे पहले सरकार को ये पहचान करना चाहिए कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग कोयला पर निर्भर हैं। इसके बाद यह तय किया जाए कि किन उद्योगों को राजधानी के आसपास से बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। अदालत ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे सार्वजनिक नोटिस जारी करें और कोयला आधारित उद्योगों सहित सभी संबंधित पक्षों से सुझाव, प्रस्ताव और आपत्तियां आमंत्रित करें और इन नोटिस में यह साफ लिखा होना चाहिए कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जारी किए गए हैं। अब इसी के साथ राज्यों की कार्य योजना में इन सार्वजनिक सूचनाओं और प्राप्त सुझावों का पूरा विवरण होना चाहिए। इसके अलावा आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि भविष्य में 300 किलोमीटर के दायरे में कोई नया कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट न लगाया जाए। वाहन उत्सर्जन को नियंत्रित करने और पराली जलाने की रोकथाम से जुड़े दीर्घकालिक उपायों पर भी सुनवाई करने का फैसला किया गया है। कुल मिलाकर अदालत अब औद्योगिक प्रदूषण, पावर प्लांट उत्सर्जन और पराली जैसे बड़े कारणों पर एक साथ कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रही है ताकि दिल्ली एनसीआर में स्वच्छ हवा सुनिश्चित की जा सके। तो ये था आज का हमारा सभी इंपॉर्टेंट न्यूज और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, प्रहार नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ना, बी, सभी आतंकी कृत्यों को अपराध घोषित करना, सी, केवल सीमा सुरक्षा बढ़ाना या डी, केवल रक्षा बजट बढ़ाना। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रोग्राम की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट आईएएस हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।